दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की न्यूज 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। तो मित्रों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा कहानी जज्बे की में। मैं चूंकि मूलतः कवि हूं, आत्मा मेरी कवि की है, शरीर मेरा अभिनय का है। और एक कवि होने के नाते मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि अगर कविताओं से जीवन में कुछ सीख लिया जाता तो कबीर के बाद किसी कवि की ज़रूरत नहीं थी। वो जो कह गए, जो कर गए, जो लिख गए, वो अद्वितीय है, अनुपम है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। कबीर का नाम आते ही एक अलग ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ जाती है। और जब भी कभी कबीर नाम सुनता हूं तो एक अलग एहसास, एक अलग विश्वास सा मन में जागता है। और उन कबीर को पढ़ना और किसी ऐसे कबीर से मिलना जिसने इस जमाने में अपनी राह अलग लिखी हो। तो एक वो कबीर थे जिन्होंने उस जमाने में जमाने से आगे बढ़ के कुछ कहा, लिखा। और एक ऐसे कबीर मेरे साथ बैठे जो कवि नहीं है लेकिन उन्होंने भी जमाने से अलग हटके अपनी बात की। राजगढ़ ब्यावरा कस्बा है एक मध्य प्रदेश में, वहाँ के श्री सैयद शेरा कबीर साहब जो मेरे साथ बैठे हैं। कबीर का भाव और शेरा की हिम्मत, ये दोनों, अगर मुझे लगता है आपका जब मैं परिचय जान रहा था तो मुझे इन दोनों चीज़ों का समागम उसमें महसूस हुआ कबीर साहब। क्योंकि आपने जीवन शुरू किया एक बहुत अलग ढंग से और फिर आप वहाँ पहुँच गए जहाँ की आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये जो रास्ता जो है ये बड़ा अजीब सा रास्ता था, लेकिन आपने उसको बहुत सफलता के साथ न केवल तय किया बल्कि बहुत सारे लोगों को चीज़ें सीखने के लिए भी आपने दी। कबीर साहब, ज़िंदगी में कहा जाता है कि या तो कोई मोहब्बत में प्रेरित होता है या कोई गुस्से में प्रेरित हो जाता है, या जब कोई आदमी हर्ट होता है तो प्रेरित हो जाता है। ये जीवन में कहा जाता है भाई, किसी से मोहब्बत हो जाए तो बोला अच्छा उसके लिए तो मैं कर लूँगा, या गुस्सा हो तो कभी मैं करके दिखाऊंगा, या फिर दिल में चोट लग जाए तो कब मुझे करना है। कबीर साहब, आपके जीवन में मुझे ये पता चला कि आपके फादर साहब और आप बैठे हुए थे, आपके वालिद साहब, और उन्होंने एक बात कही जो आपके दिल को थोड़ी सी चुभ गई। क्या था वो किस्सा? सर, एक जनरल सी सुबह थी, हम लोग बैठे हुए थे। यूजुअली मैं मेरे फादर के साथ ही मतलब बैठ के ब्रेकफास्ट करना पसंद करता सुबह सुबह, तो वही समय होता जो मिल जाता था। क्योंकि मैं होटलिंग बिजनेस में था तो लेट नाइट मेरा घर आना था तो फादर सो जाते थे। रेस्टोरेंट था? हाँ, रेस्टोरेंट भोपाल में जी। तो हम लोग जो यूजुअली बैठे हुए थे सुबह सुबह, तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा यार तुम्हारा खुद का वजूद क्या है, यू आर नोन बाय माई नेम। और इसमें सवाल से ज़्यादा एक स्टेटमेंट था कि तुम्हारा वजूद क्या है। मतलब स्टेटमेंट था कि मेरे फादर भी यूजुअली पार्टीशन के टाइम पे, हम लोग यूजुअल रहने वाले दिल्ली के थे जी, तो दिल्ली से पार्टीशन के टाइम पे वर्कआउट करते हुए कहीं से हमारे दादाजी ब्यावरा पहुंच गए, राजगढ़ ब्यावरा। वहाँ उन्होंने सब सेटलमेंट करा, वहाँ उस ज़िले में उनका बहुत बड़ा नाम था। तो मेहनत करने वाले लोग जिन्होंने, तो मेरे फादर भी वहाँ से निकल के एक छोटे से क्लर्क की जॉब से चालू करते हुए हाईएस्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ पहुँचे जी। 2007 में वो रिटायर हो गए थे। तो जीवन हमारा सुकून चला। लेकिन जब उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा ना, वो मेरे मन को कछू गया बहुत ज़्यादा, मतलब मुझको अंदर से हिला दिया। मैं लगभग 7 घंटे मैंने किसी से बात नहीं करी जी। मेरी सिस्टर हैं एक छोटी वहाँ पे, उनको मैंने बोला यार कि पापा ने आज ऐसा ऐसा बोला, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा है। क्योंकि उन्होंने कोई हमारी परवरिश में, पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रखी है जी। तो अब मैं उस शेडो से बाहर आना चाहता हूँ। तो मेरे सिस्टर ने बोला कि जहाँ डेस्टिनी ले जाती है, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जो लगे वो करो। शाम को 7 बजे, मैं यूजुअली 11 बजे घर जाता था, शाम को 7 बजे घर पहुँचा। मैंने मेरे फादर से बोला यार पापा मेरे को कुछ अपना करना है। तो कहने लगे अभी भी अपना ही कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे को इस भोपाल ब्यावरा राजगढ़ की शेडो से अलग हट के काम करना है कुछ, मैं कहीं और चला जाऊँगा। जैसे मेरी उनसे बात हुई तो ही यूज़ टू लाफ, एक नॉर्मल सी स्माइल होती है जो, उनको ऐसा लगा कि शायद उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो तीर निशाने पे लग गया है। तो मैंने मेरी चेकबुक निकाली, बैंक के कुछ पासबुक निकाले, मैंने चेक साइन करे अपने सारे, मैंने फादर को दिए, अपने ATM सारे फादर को दिए। मैंने उनसे 50,000 रुपये ऐसे बोरो करे, उधार के, उधार लेके मेरे को काम शुरू करने मैंने कि मैं इतने से ही करूँगा अगर करना है मेरे को। नेक्स्ट डे सुबह 2-3 जोड़ कपड़े रखे मैंने, मेरी वाइफ ने और बच्चों ने, और हम भोपाल से इंदौर आ गए। अब यहाँ मैं आपको रोकूंगा क्योंकि लोग मुझसे कहेंगे शैलेश जी आप सैयद शेरा कबीर साहब की कहानी तो सुना रहे हैं कि ये वहाँ से निकले, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इन्होंने क्या किया। ये अब मैं आपको बताता हूँ।
एक पुत्र जो अपने पिता की बात से थोड़ा सा दुखी हो जाता है और उनसे 50,000 रुपये लेकर मैं काम करूंगा, जो एक रेस्टोरेंट चलाता है भोपाल में, सुकून की ज़िंदगी जीता है, पिताजी की पेंशन आ रही है, बीवी है और एक बच्चा, दो बच्चे साथ में रह रहे हैं। लेकिन पिता कह देते हैं कि भाई तुम क्या, तुम्हारा वजूद क्या है, तो कहते ठीक है आप 50,000 उधार दीजिए, और वो निकल जाते हैं और वो इंदौर आते हैं। और इंदौर आके वो एक रेस्टोरेंट के लिए उनकी कोई तलाश होती है। लेकिन यहाँ आप देखिए, और ये बात मैं आपको कोई 25-30 साल की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये बात है 2019 की। जी हम 2021 में बैठे हैं और 2019 कुल जमा 2 साल इस बात को बीते होंगे। वो इंदौर आते हैं और 2 साल में एक व्यक्ति, मेरे लिए कहानी जज्बे की इसलिए मित्रों, देखिए सफलता का पैमाना पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन ये जो जंप है और जहाँ से आप निकल के किस जगह जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या कर रहे हैं, वो ये कहानी मुझे कहानी जज्बे की बताती है, सुनाती है, दिखाती है। और इसलिए मैं उस कहानी को जज्बे की कहानी समझता हूँ, क्योंकि 50,000 उधार लेके वो इंदौर आते हैं और वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का एक भाषण सुनते हैं। उस भाषण में बायोडीजल शब्द वो पहली बार सुनते हैं और बायोडीजल शब्द पहली बार सुन के वो कहते हैं ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में कुछ खोजना चाहिए। और सैयद शेरा कबीर साहब 2019 में पहली बार उस शब्द को सुन के न केवल उसको खोजते हैं, उसके निर्माण की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं, एक कंपनी शुरू करते हैं। और सिर्फ इस पीरियड में वो व्यक्ति जिसने 2 साल पहले अपने पिता से 50,000 रुपये उधार लिए थे, आज उस कंपनी का टर्नओवर 513 करोड़ है। ये कहानी न केवल मुझे प्रभावित करती है, बल्कि ये कहानी मुझे विस्मित करती है, आश्चर्यचकित करती है। मुझे बताएं कबीर साहब, ये कैसे? सर हम 1 सितंबर को यहाँ आ गए जी, इंदौर। एक सिंगापुर टाउनशिप एक जगह है यहाँ पे जी, वहाँ पे एक छोटा सा मैंने मकान किराए पे लिया 7,000 रुपीज़ पर मंथ पे जी। और मैंने उनको 21,000 रुपये एडवांस दे दिए उस 50,000 में तो 21 तो चले गए, तो आपके पास बचे 29 में 9,000 रुपये का मैंने खाने पीने का सामान अपने घर में रखा। 20। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि अब ये तेरे को 3 महीने चलाना है। अच्छा, 9,000 का सामान तेरे को 3 महीने चलाना, तो उस हिसाब से मैनेज करना। तो वो थोड़ा गुस्सा भी हुई कि मैं कैसे चलाऊंगी होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली बाद में मान गई, चलो ठीक है कुछ करना तो है। वहाँ से आप कुछ वाहन लेके आए थे? नहीं सर, मैं वहाँ से तो हम लोग बस से आए थे यहाँ। अच्छा, बस से आए? हम लोग बस से यहाँ आए। और आज दुनिया आपकी बस में है? ऐसा नहीं है सर, मेहनत भी करी है उसके बाद। तो आपने कहा कि 9,000 से 3 महीने चलाना है, फिर? तो यूजुअली स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास हैं जी। तो मैं नेट पे कुछ सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च करते करते गडकरी जी का एक उसके ऊपर वीडियो आता है, तो मैंने उसको ऐसे यूजुअली कैजुअल जैसे मैंने प्ले कर देते हैं क्या है, तो मैंने प्ले करा। तो उन्होंने उसमें बायोफ्यूल्स के बारे में बताया कि हम 2030 तक चाहते हैं कि इंडिया कम से कम 50-60% अपना खुद का आत्मनिर्भर हो जाए और बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं और हमारी ये हम नई पॉलिसीज़ हैं। और उन्होंने उसके अंदर एक गज़ट का जिक्र करा है, तो वो गज़ट मैंने ऐसे ही नेट पे डाउनलोड करा और मैंने पढ़ा उसको। मेरे को लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ करना चाहिए अपने को। उस दिन के पहले तक सर बायोफ्यूल्स में नहीं जानता था। मैं आज भी नहीं जानता। हम लोग रेस्टोरेंट चलाने के उसमें थे जी। यहाँ पे हम कुछ रेंट पे रेस्टोरेंट देख रहे थे, कुछ मिल जाए छोटा मोटा चालू करके वहाँ से वापस शुरू करें। 1 सितंबर को आप आए थे, ये भाषण आपने किस दिन देखा? तो मैंने 4 तारीख को ये सुना जी, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद तो मैंने सर्च करना चालू करा नेट पे, तो मुझे कुछ लोकल बेस्ड कंपनियाँ मिली, उनके नंबर्स मिले, तो मैंने उनको कॉल करना चालू करा। तो क्या पता कि वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे अच्छा जवाब से अपने। जब मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता था तो मुझको सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो कहाँ थी कंपनी? भारत में? भारत में। फिर मैं एक कंपनी को मैंने विज़िट करा बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे गए? फिर मैं एक बॉम्बे गया, मैंने किसी से बात हुई मेरी, उन्होंने बोला मेरा ऑफिस बॉम्बे में फलानी जगह, आप आइए। तो मैं यहाँ से ओवरनाइट बस से बॉम्बे गया जी। तो मैं पहुँच गया 9 बजे वहाँ। तो मैं वहाँ 2 घंटे खड़ा रहा वेट करते। अच्छा, क्योंकि वो ऑफिस 11 बजे आते होंगे। तो वो उस ऑफिस के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था बाहर जी, उस पर एक नंबर डाला था UICN नंबर। ये तो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो मैंने खड़े खड़े मोबाइल पे नेट पे सर्च करना चालू करा। UIC क्या होता है? क्योंकि उसके पहले मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में इतना जानते नहीं थे। देन दैट पर्सन के मैं उनसे मीट करा। जैसे मैं उनको मीट करने गया तो उनके जस्ट पीछे 3-4 सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे जी, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, एक गुमाश्ता। तो मैंने उनको कैजुअली पूछा कि यार, जब आपकी कंपनी एक छोटी सी जगह के बेस है और आपके पीछे से आप बॉम्बे से ऑफिस चला रहे हैं अपना, आप यूजुअली रहने वाले कहाँ के? तो ही टोल्ड मी कि वो बड़ौदा के पास कहीं के रहने वाले हैं, कंपनी भी बड़ौदा की बेस्ड है जी। तो मेरे दिमाग में क्या पता कि मन में ऐसा आएगा यार, जब ये कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैं उनसे कैजुअली बात तब तक आपको बायोडीजल के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैं वहाँ से आया तो मेरे को आते आते मैंने कहा यार
अपन जब ये वडोदरा के और ये पास से सितंबर 2019 की ये बात सब सितंबर की बात है। अच्छा जी। तो मैं वहाँ से आते आते मैंने नेट पर सर्च करना करा गुजरात में कि गुजरात में बायोडीज़ल कैसे चलता है। तो मुझे किसी का एक का नंबर मिला, उन्होंने बोला आप आ जाइए। क्यूरियोसिटी थी मन में। ये भी एक संयोग है कि उन्होंने बुला लिया, बाकी लोग ना भी बुलाए, क्या फर्क पड़ता है। सर फ़ोन पे बात करके करते क्योंकि नो सुखी हो कौन सिखाना चाहेगा। जी जी, नहीं सिखाने के बाद लोग, आज का ज़माना इतना अविश्वास का हो गया है कि लोग यकीन नहीं करते कौन है, कौन फ़ोन कर रहा है, तो शायद ना बुलाए, लेकिन ये अच्छी बात थी कि उन्होंने बुला लिया। मैं चला गया, जब मैं वहाँ जाके पहुँचा तो मेरे को पता चला कि एक्चुअल में ही वॉज इन वेरी मच लॉसेस, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में थे। और वो बड़े एजेड व्यक्ति हैं, बड़ौदा के पास। हाँ बड़ौदा के पास का, वो तो अब तो एक्सपायर हो गए वो जी। अभी 6 महीने पहले। तो मैं उनके पास गया तो मेरे को बड़ा फेमिलियर सा फील आया उनसे मिलके। तो मैंने उनको बोला अंकल देखो पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका ये बिज़नेस मैं 6 महीने के अंदर वापस खड़ा कर दूँगा। अच्छा। हाँ, आप मेरे को इसके अंदर अथॉरिटी दो कि मैं आगे जाके कंपनी फॉर्म करके अपन एक MOU के थ्रू मटेरियल आप देंगे, सेल हम करेंगे। हमें तो मार्केटिंग कंपनी आपको ज्वाइन करना है। उन्होंने बोला ठीक है बेटा ओके। अच्छा, वो तैयार हो गए? बहुत कैजुअली उन्होंने मुझे बोला ठीक है बेटा ओके। मैं तो आप नुकसान पहली बार मिले थे? पहली बार मिले। और हाँ भर दिया, पूछा भी नहीं आपका बैकग्राउंड क्या नहीं है? पूछा सर उन्होंने, इवन तो मेरा नाम नहीं पूछा था। नाम मेरा उन्होंने 2 दिन बाद फ़ोन पे पूछा मुझसे कि यार मैं वो MOU बनवा रहा हूँ। कमाल की कहानी है अभी आप ये, मैं एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ जो मुझे पर्सनली जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं, आपकी कहानी उनमें से एक है। अचानक कोई आदमी कहता है हाँ मैं मिलने आ जाओ, जाता है मैं ये करना चाहता हूँ, अच्छा कर लो, और 2 दिन बाद नाम पूछता है। काफ़ी फिल्मी है ये मामला, लेकिन ये बिल्कुल कमाल की बात है। संयोग वाली बात है सर। जी। मैंने उनसे बोला, मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार बेटा नाम से अकेला काम नहीं चलेगा, आपको अगर बिज़नेस करना है तो आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना पड़ेगी। जी। तो आपको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगी, कुछ आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, कुछ बोरो करना पड़ेगा। तो मैं उनको क्योंकि पहले बोल चुका था, मैंने कहा अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा आप इसमें आप हेल्प करो। तो उन्होंने मेरे को अकाउंट में पूछा तेरा अकाउंट नंबर दे, तो मैंने बोला अकाउंट नहीं है। अच्छा, अकाउंट में था? मैं अकाउंट घर छोड़ आया था, मेरे सारे चेकबुक पे ATM वगैरह था। अच्छा, कुछ था नहीं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, किसी के पास जाके फ़ोन पे नंबर दिलवाओ। अच्छा। तो मैंने एक अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, मैंने कहा तेरा फ़ोन पे नंबर है? बोला हाँ है। तो मैंने उनका नंबर लेके उनको दे दिया। तो 20-25 दिन बाद उस अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए आते हैं वहाँ से ट्रांसफ़र। उन साहब के? उन साहब। क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था रमेश कुमार पठानी। रमेश कुमार पठानी जी उनका नाम था। उन्होंने बड़ा कमाल के इंसान थे, पहली बार मिलकर खुद ही पैसे भेज रहे हैं। पैसे भेज दिए उन्होंने। यहाँ के एक CA का नंबर दिया मुझे कि तुम उनके पास जाओ, ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स उनको दो, वो कंपनी रजिस्टर्ड कर देंगे। कमाल। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला नाम अच्छा सोच के जाना तुम। जी। ये उन्होंने मुझसे इतना बोला। मैं जब जा रहा था, जाते जाते मेरे को क्या पता है कहाँ से दिमाग में आया यार क्यों ना मेरी कंपनी का नाम मैं फ्यूचर जनरेशन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड रखूँ, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए है। मैंने कि आने वाली जनरेशन के लिए। तो मैंने उसको CA को जाके बोला कि मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, और भी 2-3 मैंने उनको ऑप्शन में नाम दिए। तो बोलता है सर ये थोड़ा मिलना मुश्किल है। मैंने कहा आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। पर आज की तारीख में सर फ्यूचर जनरेशन फ्यूल के नाम से जितनी भी कंपनियाँ हैं उन सब का मैं सोलो ओनर हूँ। अच्छा, जितनी है? जितनी भी हैं। क्या बात है। वो मुझको नाम भी मिल गया, बाद में उस ब्रांड नेम को मैंने रजिस्टर्ड करा लिया अपने नाम से। अब अगर किसी को यूज़ भी करना होगा नाम तो उसको हमसे परमिशन लेना पड़ेगी। और वो बायोडीजल फिर आपने कैसे उन वो बना के देते, आपने मार्केटिंग करना शुरू की? हमने उनके साथ मार्केटिंग टाई अप में गए। शुरू के सर 2 महीने जो उन्होंने कुछ 1 लाख भेजे थे, 50,000 तो कंपनी रजिस्टर्ड कराने में चले गए। जी। कुछ 15-20 हज़ार रुपये हम इस बीच में ब्रोशर ये सब प्रिंट कराने में खर्चा कर दिया। तब तक घर का खर्चा कैसे चलता रहा? सर वो मेरी वाइफ उसी 9,000 में मैनेज कर रही थी। अच्छा। हम लोग करते रहे। फिर मैंने एक मेरे मित्र को बोला यार ये बायोडीज़ल का काम अपन कर रहे हैं, तू मेरे कहने पे एक रिस्क ले। आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जीवन में कभी आएगा और तुझे नुकसान होगा तो मैं पैसा मैं लगाऊंगा। तो पचोर और ब्यावरा के बीच में एक जगह है, वहाँ पे हमने एक पंप सेट किया। हाँ, हमने वहाँ पर DM से परमिशन ली। सबसे पहले हमने एक पंप लगाया वहाँ, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो पंप आने वाले 15 दिन के अंदर इतना हिट हुआ कि हमारे पंप की सेल 20,000 लीटर पर डे हो गई डीजल की। बायोडीज़ल की जिसको कोई नहीं जानता था उसकी। मैं आज भी नहीं जानता, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सर। बायोडीज़ल एक्चुअल में क्या है, ये अपना जो क्रूड वाला डीजल होता है जी, ये निकलता है क्रूड ऑयल से। ये नेचुरल मेड है, आप इसकी टेंडेंसी चेंज नहीं कर सकते जी। बायोडीज़ल जो है वो ह्यूमन मेड है। इसके अंदर मैन मेड डीजल है जी।
इसके अंदर बहुत सारे बेसेस हैं, जैसे घर का यूज्ड ऑयल होता है, करेक्ट। पाम आइम सीरम होता है, अपने वेस्टेज क्रूड के कुछ मटेरियल्स होते हैं वो, जिससे आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं वो, इन तो सब इसकी मटेरियल कीमत क्रूड ऑयल वाले से कम होती है और इसमें पोल्यूशन भी कम होता है। पॉल्यूशन तो है ही नहीं सर इसमें, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट होते ही नहीं, क्योंकि नेचुरल प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से बनता है। ओ तो अब मुझे वो भाषण की बात समझ में आ रही है कि फिर हमको किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करने की जरूरत है, हम खुद ही बना हम सकते खुद ही हैं। बना सकते हैं। तो आज नॉर्मल जो डीजल इंजन वाली गाड़ियां उसमें डाल सकते हैं। हाँ सर, किसी बिना अल्ट्रेशन के किसी व्हीकल में यूज़ किया सकता तो जो नॉर्मल मैं डीजल इंजन चलाता हूँ है। हाँ, उसमें नॉर्मल उसमें ये डाला जाए तो भी काम करेगा तो भी काम करता और इंजन को खराबी नहीं होगी है, कोई खराबी नहीं होती सर इससे। आज की तारीख में हमारे इंदौर में लगभग आप मान के 70% ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं। मैं आपकी कहानी में बड़ा मेरे को मजा आ रहा है। 15 दिन में वो पंप चल पड़ा अचानक। पंप चल पड़ा सर, पैसे आने लग गए। अच्छा, लोगों ने बायोडीजल के नाम से खरीदना शुरू कर दिया वैसे ही। लोगों ने बायोडीजल, लोगों ने ये देखा डीजल कि भरा यार है। ये क्रूड से 10 रुपये सस्ता है। अच्छा, तो उनको ये नहीं लगा हमारा इंजन खराब हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ क्या है, जो मेरे मित्र हैं जिनका पंप है, उनकी फैमिली की साख भी है वहाँ। अच्छा, तो उनका आदमी काम कर रहा है जो उस मित्र का नाम बताना चाहेंगे? सर उनका नाम जगदीश गुर्जर है। जी, और उन्होंने पैसा लगाया पंप के उन्होंने पैसा लगाया पंप पे, मेरे एक कहने पे रिस्क लिया उन्होंने। मतलब लगभग उस टाइम पे 35 लाख रुपए का रिस्क था वो। 35 लाख का। और आपने इंपोर्ट किया? इंपोर्ट मतलब में मंगाया वही पठानी साहब से? मंगाया पठानी साहब से, और हमने वहाँ सप्लाई चालू कर दिया। तो पठानी साहब और गुर्जर साहब आपके जीवन में बड़े मतलब ये चमत्कार के रूप में आए? चमत्कार के रूप में माने चलिए सर जी। तो फिर जगदीश भैया को मैंने बोला, मैंने कहा यार ऐसा नुकसान होगा तो मैं करूँगा, पर अभी नहीं करूँगा, जब मेरी लाइफ में कोई पैसा आएगा तेरा भरा कर दूंगा। उसने बोला ठीक है, अपन करते तो हैं, तू कह रहा है तो अपन करते हैं। उसको भी मेरे पे इतना विश्वास था। ज़मीन वमीन पे शुरू कर दिया। हम लोगों ने वहाँ चालू करा और 15 दिन बाद हमारे पंप की सेल बहुत तगड़ी आई। 20,000 लीटर, क्योंकि जो हाईवे पे जो बेस्ट ऑफ द पंप्स होते हैं उनकी 25-30 हज़ार होती है, और ये हाईवे भी पचौर एक छोटी जगह पे, वहाँ पे 20,000 तो इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब मैं जनता को बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि मेरे कुछ मित्रों के पेट्रोल पंप में मैं जानता हूँ, और जो मेन नेशनल हाईवे पे है उनकी जब 30,000 लीटर पर डे सेल होती है तो उसको बड़ा पंप माना जाता है, और वो छोटी जगह पे 20,000, इट्स अ वेरी बिग थिंग कबीर साहब। अब उसको देखा देखिए सर, क्या मार्केट में रूमर कि कुछ नहीं आया है, 10 रुपये सस्ता मिलता है, गाड़ी अच्छी चलती है, एवरेज ज़्यादा दे रही है। ग्रामीण क्षेत्र में यूजुअली जो बातें होती हैं, कुछ हम भी मेहनत कर रहे थे, हम लोगों ने ढूंढा, कुछ पार्टी ढूंढा। आज की तारीख में हमारे 53 पंप हैं एमपी के अंदर। आपने शुरू किए थे? हाँ, ये आपके फ्यूचर जनरेशन? हाँ, फ्यूचर जनरेशन के हमारे 53 पंप्स हैं आज की तारीख में। और इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर जितना भी ऑयल और डीजल होता है उसके मेजर प्लेयर है सेंट्रल इंडिया के आज की तारीख में। हम लोग सबसे कम रेट पे, कम मुनाफे पे हम जान करके पहुँचाना चाहते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि सर अपन एक तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरा आपने सुना होगा गन्ना किसानों की बड़ी परेशानी है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी रिसेंटली कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा करी है, मध्य प्रदेश के अंदर 3,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सिर्फ इथेनॉल बनाने के लिए, और इथेनॉल हमारा मेजर कंपोनेंट है बायोडीजल का। जी, तो वहाँ से भी कुछ हेल्प मिली हमको। कुछ लोगों का अब नज़रिया बदला है। इंदौर में जब हम लोगों ने पहला पंप चालू करा था, उसके बाद हम इंदौर के अंदर डीजल के लिए हमने क्या करा जाए, तो हम हमारे हाथ से पोस्टर चिपकाते थे। आप कभी इंदौर में यूजुअली आप अभी भी घूमोगे तो आपको कई जगह बैनर पोस्टर लगे होंगे, डीजल 10 रुपये सस्ता, और नीचे मोबाइल नंबर डाला होगा मेरा। पुराना ये आज से 1.5 साल पुराना। लेकिन कहीं चिपका मिल जाएगा आपको चिपको इंदौर बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, कहीं नहीं बहुत सारी जगह मिल जाएंगी आपको। ये हमने करा। फिर हमारी टीम बनती गई धीरे धीरे। पहले हम एक मित्र के ऑफिस में बैठा करते थे 6 महीने तक, फिर उसके बाद हमने हमारा ऑफिस लिया, फिर धीरे धीरे हमारी टीम बन गई। और ऊपर वाले ने ऐसी हमारी मदद करी कि जो हमारा स्टाफ मिला वो स्टाफ कम, फैमिली ज़्यादा है। वो 8 घंटे की सैलरी में आज भी 18 घंटे काम करते हैं। वाह। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को जो काम जिसको बता दिया गया वो लोग सब अपना काम बखूबी करते हैं। तो मतलब आपको मैं कहूँगा ज़िंदगी में पठानी साहब आप तो मतलब जैसे कहते हैं ईश्वर का कुछ विशेष आशीर्वाद आप पे है कि आपको जब घर से निकले 50,000 लेके तो एक ऐसा पहले तो नितिन गडकरी जी का भाषण भेज दिया उन्होंने, वो सुन के बायोडीजल आपकी ज़िंदगी में भेज दिया, बायोडीजल भेज के आप मुंबई चले गए, मुंबई में आपने वो UIC नंबर देखा, GST नंबर देखा, वहाँ से आप बड़ौदा चले गए, वहाँ आपको पठानी साहब मिल गए, पठानी साहब ने लाख रुपये भेज दिए आपके अकाउंट में, लाख रुपये से आपने ब्रोशर छपा लिए, ऑफिस में बैठने लगे, फिर आपको गुजर साहब मिल गए, जगदीश गुजर जी। उन्होंने जगदीश एक्चुअली मेरा बचपन के दोस्त थे, लेकिन इस मोड़ पर फिर से मिल गए कि उन्होंने 35 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट कर दिया कहने से। सर एक इसमें बड़ी इत्तेफाक वाली बात यह है कि जगदीश से उससे पहले 5 साल से मैं नहीं मिला था। सोचिए बाप, ये मुकद्दर की बात है। तो ये तमाम चीज़ें आप नियत में यकीन करते हैं कि भाई ईश्वर ने कुछ किया? सर मैं तो सबसे कहता हूँ मेरी ज़िंदगी फेरी टेल है।
निश्चित तौर पे फेरी टेल है ये। क्योंकि जिस मुकाम से अपन आए हैं वहाँ से आके तो शायद थक हार के हमको महीने 15 दिन में वापस घर चले जाना था। जी जी। फिर एक थोड़ा सा मैं विषयांतर कर रहा हूँ, वो 50,000 भेजे पिताजी को? सर 50,000 रुपये मैंने मेरे पिताजी से जिस दिन घर से छोड़ के आया था जी, तो मैंने लगभग, आप ये मान के लिए, लास्ट ईयर कोविड के बाद में माई एफएम का एक प्रोग्राम था जिसमें एज अ चीफ गेस्ट इन लोगों ने मेरे को बुलाया था जी। उस दिन रात को मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए यहाँ पे। मैंने पहले वो फोटोग्राफ्स मेरे फादर के पिताजी को व्हाट्सएप पे भेजे भेजे कि वजूद बन गया है। जब तक मैंने मेरे फादर से बात नहीं करी थी। अच्छा, 2 साल में बात ही मैं उस मतलब उस 12-13 महीने में हम लोगों ने कभी बात नहीं बात नहीं की। जी। मैंने पहले फोटोग्राफ्स भेजे, फिर मैंने उसके नीचे एक वर्डिंग डाली, लाइन लिखा, मैंने कहा आपके लड़के का वजूद बन गया। और आज वही मैंने कहा वजूद बन गया है, तो आपने लिख के और भेजा। सुबह मैं भोपाल, यहाँ इंदौर से भोपाल गया, तो मैंने मेरे फादर को 50,000 रुपये वापस करे। हाँ। तो मेरे फादर ने उसके ऊपर एक पर्ची लगाई वापस, अच्छा, उन्होंने रैप करा उसे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, रैप करके उन्होंने लिखा कि ये जीवन में कभी खर्चा मत करना, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या बात। ये उनका वर्डिंग था कि मेरी दुआएं हैं तेरे साथ। तो वो पैसे आज भी मेरे घर पे रखे हुए हैं। पिताजी की डांट, उनके दिए 50,000, पठानी साहब का साथ, जगदीश गुजर की दोस्ती, बायोडीजल में इंटरेस्ट, नितिन गडकरी का भाषण, ये सब मिलके सैयद शेरा कबीर की ये जो कहानी बनी है वो सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, वो बहुत, ये कहानी अलग है। इसमें एक जज्बा है, एक बच्चा, एक लड़का जो शादीशुदा, ऐसा भी नहीं कोई 20 साल का लड़का हो जो शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं और निकल जाता है, जिसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, लेकिन इसे कहते हैं जज्बा। क्या बात है, क्या से क्या। भले ही मेरे को अपनी पत्नी को 9,000 रुपये दिया कि भाई इसको 3 महीने का खर्चा चलाना है, इतने तमाम, और कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि पीछे 1.5-2 साल में, उसमें भी उन 1.5-2 साल का समय जो दुनिया के लिए सबसे ख़राब समय रहा, उस कोविड के समय में आपने कर दिखाया। तो इससे ये जाहिर होता है, समय चाहे जैसा हो, वक्त चाहे जैसा हो, चाहे जितनी बाधाएं हो, चाहे जितने अवरोध हो, चाहे जितनी मुश्किलें हो, चाहे जितनी परेशानियां हो, चाहे जितने आर्थिक संकट हो, व्यक्ति करना चाहे तो कर देता है। और ये सैयद शाह कबीर ने कर दिखाया। कबीर साहब, सैयद शेरा कबीर, माफ़ कीजिएगा कबीर साहब, ये जो शेर जैसा आपका जज्बा है वो बड़ा कमाल का है, और कबीर जैसी जो आपकी सोच है वो भी कमाल की है। लॉकडाउन की भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है हमारी। अच्छा। इसके पहले फार्मा और मेडिसिन के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते थे जी। अचानक 24 तारीख को लॉकडाउन लग जाता है, मार्च को, 24 मार्च को। जी। हमको समझ में नहीं आता कोविड होता क्या है। हाँ, उस वक्त तो किसी को कुछ पता नहीं था, भय था, डर था बस। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर, मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा यार ये कोविड भला क्या है? तो कह यार ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इसकी टेस्टिंग किट नहीं है अपने यहाँ। अच्छा। तो मैंने कहा उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? RT-PCR और एंटीजन। तो मैंने कहा इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो उसने बोला यार कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर मैं वापस हमने नेट पर सर्च करना चालू करा। इत्तेफाकन हमने एक फार्मा कंपनी बिक रही थी सोलन में, हिमाचल प्रदेश में, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। जी। उसमें भी उनकी शर्त ये थी कि आप हमसे परचेस कर लें, 25% हमको इनिशियल मनी दे दें, बाकी का पैसा आप हमको 1 साल बाद दीजिएगा। अच्छा, उससे कंपनी होगी कोई? हाँ, छोटी सी कंपनी थी, इतनी बड़ी, जितना बड़ा हॉल है इतनी बड़ी एक कंपनी में चलती थी वहाँ पे। तो वो यूजुअली प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स बनाया करते थे। अच्छा। तो मैंने वो मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, बड़ा उत्साहित हो गए। मैंने कहा यार वो ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा है। तो वो मुझसे बोलता है ये तो सब ठीक, इतना आसान नहीं है, ICMR आपको अप्रूवल नहीं देगा। मैंने कहा यार तो अपन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने बोला देख कोविड का समय, रिस्क लेना है, बाई कार आप परमिशन कराओ, दिल्ली आ जाओ। हम दिल्ली पहुँच गए। तो दिल्ली हम ICMR के ऑफिस में गए, तो वहाँ एक, वो खुला था लॉकडाउन? हाँ वो खुला था जी। हम वहाँ एक टंडन साहब से मिले वहाँ पर। जी। तो टंडन साहब ने हमको इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च सेंटर, हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे गिनती के 10-5 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ था, बाकी लोग 1 बाई 1 कर रहे थे वो लोग। हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि सर IIT दिल्ली वाले एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उनको फंडर नहीं मिल रहा है, उनको जगह नहीं मिल रही है। अगर आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि आपका ये काम उससे कहीं ना कहीं मिलता ही जुलता, आपको कैसिंग रेडी है। तो उन्होंने 2 लड़कों को बुलाया, एक का नाम आयुष्मान है और एक का नाम नीरज है, कि आप इनसे बात कर लो। हमने उनसे बात करा, उन्होंने कि सर अपन इंडिया की पहली टेस्टिंग किट बना सकते हैं और हमको पैसे नहीं चाहिए, ये हमारा एक्चुअल खर्चा है 3 लाख रुपए आ रहा है इस पहली टेस्टिंग करने तक। क्या बात है, वाह। आयुष्मान और नीरज दोनों को मैं यहाँ बैठ कर न केवल धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स देश में होने चाहिए जो कि हमें पैसे नहीं कमाने लेकिन देश के लिए करना है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कैजुअली उनसे बोला, मैंने कहा यार देख मेरे पे भी किसी ने पैसा लगाया था, मैं वहाँ से यहाँ तक आया, मैंने कहा पैसा मैं लगाऊंगा, जो तेरे को करना है कर ले।
तो बोलता नहीं सर आपको मौजूद रहना पड़ेगा यहाँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग चले गए उनके साथ। उन्होंने कुछ मटेरियल्स हमको बताए, कुछ उन्होंने ढूंढा, कुछ हमने ढूंढा। हम हमारी जो फैक्ट्री थी, हमने जो ओनर से बात करी तो हमने उसे 500 वहाँ से कैसिंग मंगवाए प्रेगनेंसी किट के। जी। फिर हमने कुछ प्रॉप लिया बाज़ार से, प्रॉप प्रोडक्ट होता है उसमें डलता है वो हमने वहाँ से लिया और हम वहाँ से लेके उसको IIT दिल्ली के कैंपस में ही हम भी मेस में खाना खाते, वो भी खाते। 5 दिन लगे हमको, उन लड़कों ने टेस्टिंग किट बना ली। अच्छा, बना लिया। और पहले हम 20 किट लेके हमने ये क्या कराया, उन्होंने कि अपन वहाँ चलते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड है, क्या बात, जिन हॉस्पिटल्स में, और अपन तो अपने रिस्क पे चेक करते हैं कि अपनी किट एक्चुअल काम करती है कि नहीं करती है। तो हम पहुँचे वहाँ पे। कहाँ गए फिर आप? सर हम सफदरगंज अस्पताल पहुँचे। वहाँ पे कोविड का डेडिकेटेड वार्ड है, आउटसाइड ही बना हुआ है। कोई डर वर नहीं लगा हमको कोविड हो सकता है आपने नहीं, वो तो सर मन में डर ही नहीं था उस समय तक। मतलब मन में जज्बा ऐसा भरा था कि कोई ऐसी चीज़ अगर बन रही है और अपन उसका पार्ट हो रहे हैं। पहली टेस्टिंग किट, वाह। तो हम पहुँचे वहाँ, पहुँच के हमने वहाँ पे बड़ी रिक्वेस्ट करी तो एक नर्स ने हमको बोल दिया कि भैया ऑफिशियली तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ, अनऑफिशियली जिनके टेस्ट हो गए मैं उनके सैंपल आप ले लो, वो आपके रिस्क है, अगर आपको कोविड हो जाए तो डरे हुए बहुत थे। जी। तो उनमें से एक वो आयुष्मान करके लगा था, उसने बोला सर जानी तो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, वैसे भी मरना। आयुष्मान, मैं तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के तालियां बजाना चाहता हूँ। इस वाक्य को कहने के लिए बहुत बड़ा जज्बा चाहिए कि जान ही तो जाएगी क्या है, लेकिन देश के लिए काम कर जाएंगे, पहली किट बना देंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। उन्होंने वहाँ से कुछ, हमने 20-25 सैंपल्स लिए, सैंपल्स ला के हमने टेस्ट करा। तो आज की तारीख में जो हमारी किट आती है, हम लोग फार्मा में भी आ गए, सेंसेट के नाम से हमारी किट है। सेंसेट, और सोलन वाली फैक्ट्री आपने खरीद ली? वो हमने खरीद लिया, हमारी बखूबी चल रही है। उस कंपनी में भी हमारा 80 करोड़ का टर्नओवर हो गया है नियरली। और किट ही बना रहे हैं? सिर्फ किट बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं वहाँ। सिर्फ RT-PCR या और भी कुछ? नहीं, हम RT-PCR और एंटीजन दोनों बनाते हैं। और बाकी प्रेगनेंसी किट वगैरह ये सब कुछ नहीं, वो सब हमने बंद कर दिया जी। अभी हम सिर्फ ये 2 ही बनाते हैं और नियरली 80 करोड़ का हमारा टर्नओवर वहाँ हो गया है। और 80 करोड़ में भी एक सबसे रोचक बात यह है कि जब हमारी कंपनी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद में पूरा मार्केट खुला और हमारी कंपनी फ्री हो गई, तो सेकंड लॉकडाउन से हमने उसको नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दिया है। जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट किट की आती है, हम उसी कॉस्ट के अंदर पूरे देश में सप्लाई करते हैं। वाह, मतलब आप कमाना नहीं चाहते, उससे आप देश का भला करना चाहते। कबीर साहब, मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, क्या बात है। लेकिन एक सवाल ऑन अ लाइटर साइड, जब आप अपने मेहनत पे इतना भरोसा रखते हैं, अपनी इतनी चीज़ों पे इतना, फिर हाथ में इतनी अंगूठियाँ? नहीं सर, इसमें भी बड़ी कहानी है। ये एक्चुअल में मेरे फादर 8 मई को मतलब एक्सपायर हुए हैं। अच्छा, ओह, आई एम सो सॉरी। तो मेरे फादर कुछ इसमें से पहना करते थे। तो जब वो एक्सपायर होने वाले थे उसके एक दिन पहले उन्होंने मुझसे बोला कि यार ये मेरी आखिरी निशानियाँ हैं 2 अंगूठी, ये तुम रख लो। क्या बात है। और ये मेरी मदर ने सर मुझको पहनाई थी कि तुमको क्रोध बहुत आता है इसलिए। ये मेरी मदर ने मोती मुझे इसलिए पहना है बचपन, क्रोध बहुत आता है इसलिए जी। और ये एक हमारे तिवारी जी एस्ट्रोलॉजर हैं दिल्ली में, वो ऐसे ही कैजुअली चलते चलते मिल गए, तो वो कहने लगा यार अंगूठी तुम पहनो, तुम्हारा बहुत ऊर्जावान और गोल्डन समय आने वाला है। मित्रों, सैयद शेरा कबीर साहब से प्रेरणा लेके तो ये तो देखिए अंगूठी पहनना जो ये ऑन अ लाइटर साइड था, लेकिन ये अंगूठियाँ इन्होंने अपने माता पिता की याद में पहनी हुई है जिन्होंने पहनाई। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहनने से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन पिता और माता की याद के रूप में इन्होंने इन्हें अपने पास हमेशा रखा हुआ है और रहनी चाहिए। लेकिन मैं यकीन मानिए इस कहानी से बहुत बेइंतहा तौर पे, ज़ाती तौर पे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बहुत मुतासर हुआ हूँ, क्योंकि जो कहानी मुझे इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रभावित करती हैं कि आप कुछ भी नहीं हो और कुछ भी नहीं से आप इतना कुछ बन जाओ कि आज आपकी कहानियों पर चर्चा होने लगे। कबीर साहब, आपसे बात करके मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और आप देश के लिए सोच रहे हैं कि भाई हम उससे कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे उस टेस्टिंग किट से, लेकिन वो देश के लिए हम कॉस्ट पे देंगे, इस तरह के सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। आप इसी तरह से सोचिए, आगे बढ़िए, काम कीजिए और आप जैसे लोग काम करेंगे तो न केवल समाज की तरक्की होगी बल्कि राष्ट्र की तरक्की भी होगी। जाते आते सिर्फ एक बात जो आप हमारे युवा साथियों से कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पोजीशन कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हार नहीं मानना है कहीं, हार नहीं माननी। दूसरा, डरना नहीं है किसी चीज़ से। जी, डरना नहीं, क्योंकि हार मानने का जो नेगेटिव फीलिंग दिमाग में आ जाती है वो शायद सबसे बुरी है। अगर सर ये हमने सोचा होता तो शायद सफदरगंज ना जाते, हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करते और हमको आज तक कोई कोविड नहीं हुआ। जी, ये भी एक इत्तेफाक वाली बात है। ये ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का, को ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं चाहता था कि समाज का भला हो हमारे कृत्यों से, कहीं ना कहीं हम लोग लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। आपके यहीं पे पंजाब इंटरव्यू में कई लोग ऐसे जिन्होंने हमारी टेस्टिंग किट इस्तेमाल करी, हमने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पे बांटी है सेकंड फेज़, लॉकडाउन के सेकंड फेज़ में, और लोगों की हमने जो हमसे हो सका वो मदद करी है सर।
और हमने सबसे ये कहना है कि सेल्फिशनेस को छोड़ के आदमी जो आगे सोचेगा वो आगे बढ़ेगा जीवन में। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात की, निस्वार्थ भाव से जो आगे बढ़ेगा, जो निडर रहेगा और जो हार नहीं मानेगा। मैं अभी हारा नहीं हूं, जग अभी जीता नहीं है। जब तक आखिरी बॉल न खेल ली जाए तब तक कोई मैच न जीता जा सकता है न हारा जा सकता है। इसलिए हारिए मत, निडर बनिए और निस्वार्थ रहिए। सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो फिर क्या सोचेंगे? सोचिए जग के बारे में, सोचिए ज़माने के बारे में, सोचिए उस आदमी के बारे में जो आपके पड़ोस में रहता है, सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो सड़क से जा रहा है, सोचिए उस देश के बारे में जो आपकी अपनी जन्मभूमि है। जब इतना सब सोचेंगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और तब किसी दिन हम आपकी भी कहानी सुनाएंगे और कहेंगे देखते रहिए कहानी जज्बे की। कहानी जज्बे की न्यूज़ 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो।